वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में तेजी से अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी पर आज हम फोकस करेंगे। म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, इंश्योरेंस, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी का बिजनेस मॉडल लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिजिटल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी देश भर में अपनी पहुंच बढ़ा भी रही है। और चलिए इसी पर विस्तार से बातचीत करते हैं। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज के CMD संजय शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। अच्छा लगा आपसे बातचीत हो रही है बड़े दिनों के बाद। और चलिए जमीनी हकीकत जानेंगे आपसे आज। एवरेज AUM 1.28 लाख करोड़ इन FY26 को पार कर गया है। अब ये बताइएगा कि मीडियम टर्म AUM ग्रोथ टारगेट आपने अपने लिए क्या तय किए हैं, और मार्केट अप्रिसिएशन वर्सेस नेट इनफ्लो कहाँ से कितना आपको लगता है कंट्रीब्यूशन आता हुआ? थैंक यू वेरी मच कविता जी। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट ईयर का थोड़ा सा ब्यौरा देता हूँ। लास्ट ईयर हमने साल की शुरुआत की 1,03,000 करोड़ से और हमने बंद किया साल 1,19,000 करोड़ पे। तो पूरे साल के अंदर हमारा AUM करीबन 15.3% बढ़ा था। उसके अंदर लास्ट ईयर मार्क टू मार्केट का फायदा किसी को नहीं हुआ, हमें भी नहीं हुआ, हमारे इन्वेस्टर को भी नहीं हुआ। तो करीबन हमने 13.5-14% नेट सेल्स किया था और करीबन 2 से 2.5% मार्क टू मार्केट का फायदा मिला था। ये साल की आज की सिचुएशन में बताऊं तो कविता जी 1,19,000 करोड़ पे हम लोग मार्च में थे। आज की तारीख में मैं करीबन 1,38,000 करोड़ पे हूँ। तो मैं ऑलरेडी मेरा AUM 15-16% बढ़ चुका है, जिसमें 12 से 12.25% मार्क टू मार्केट गेन है और करीबन आई थिंक अबाउट 2.8 to 2.9% करीबन मेरा नेट सेल्स है। तो मेरा मानना है कि नेट सेल्स पूरे साल का जो करीबन 13-14% हम लोग कहते हैं कि आई थिंक बहुत ही स्ट्रांग मेरा पिलर है SIP। तो मेरी जितनी भी AUM है उसका 1% करीबन मेरा SIP बुक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1,19,000 करोड़ पे हम लोग थे टोटल AUM के अंदर मार्च में, मेरा सालाना SIP महीने का SIP था 1,200 करोड़ का। तो हमारा नॉर्मल ये मानना है कि जितना SIP होता है उतना नेट सेल्स होता है। तो करीबन 14,000 करोड़ का हम लोग मान के चल रहे थे। मुझे लगता है कि वो हम एब्सोल्यूट ट्रैक के ऊपर है और मार्क टू मार्केट का बहुत तगड़ा फायदा इस साल के ये 2-2.5 महीने में हो चुका है। और अगर ये बरकरार रहा तो मेरा मानना है ओवरऑल AUM हमारा पूरे साल के अंदर ओपनिंग AUM से क्लोजिंग हो सकता है करीबन 30% के आजू बाजू बढ़े, क्योंकि 15% हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। मैं समझता हूँ 2-4% मॉडेस्ट ग्रोथ बिकॉज ऑफ मार्क टू मार्केट और करीबन दूसरा 12% आप मेरा ले लीजिएगा, 10% ले लीजिए मेरा नेट सेल्स। चलिए बढ़िया, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम और ट्रैजेक्टरी जो है आप SIP के बदौलत आगे आंक रहे हैं। लेकिन नया AUM जो है इसमें से कितना एग्जिस्टिंग MFDs से आ रहा है और कितने नए एडिशन MFDs के जरिए हुए हैं उससे आ रहे हैं? तो देखिए आई थिंक हमारा बिकॉज आप जानती है कि हम रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर सारे कंट्री के MFD के साथ काम करते हैं। तो लास्ट ईयर का मेरा एवरेज रन रेट नए MFD मेरे प्लेटफॉर्म पे जोड़ते थे वो करीबन 400-450 के आजू बाजू था। तो पूरे साल में हमने 5,000 लोगों को ऐड किया था। ये साल के आज तक का मेरा वो एवरेज आ रहा है करीबन 550 लोग। तो आई थिंक ये साल भी आई थिंक लोगों का, बिकॉज मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, अभी हमने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर AI लॉन्च किया हुआ है जो हमारे एडवाइजर को, हमारे क्लाइंट को सपोर्ट करता है उनके बिजनेस एग्जीक्यूशन के अंदर। तो आई थिंक कहता हूँ कहीं ना कहीं लोगों का रुझान डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने का है और हमें उसका फायदा डेफिनेटली हो रहा है रेगुलरली। तो ये साल के अंदर एवरेज हम महीने का 550 लोग ऐड कर रहे हैं। ऑलराइट, AI का आपने जिक्र किया, क्या AI से क्योंकि अभी को एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है AI और ह्यूमन इंटरफेस का, उसके लिए कोई खास बड़ा खर्च जो कि आप प्लान कर रहे हैं? नहीं कविता जी, आई थिंक खर्चे में तो आपको आपके बिकॉज हमने मैन पावर ऐड किया, हमारा पूरा AI बैकअप हमारा पूरा इन हाउस टीम है और करीबन हमारे 7-8 लोगों को हमने ट्रेन किया है। और AI का मतलब यही है कि कविता जी आज की तारीख में AI आपको एक ही क्वेश्चन के ऊपर सारे सवालों का जवाब एक ही जगह पर मिल जाता है। तो अगर मेरे एडवाइजर को कुछ भी जानना है उसके बिजनेस के बारे में, उसके बिजनेस के एनालिसिस के बारे में, तो उसको अलग अलग रिपोर्ट में जाना नहीं पड़ता है। सब कुछ हमने एक ही जगह पर डाल के उसका सास यूज किया है, रिपोर्ट यूज किया, तो बहुत ही सहूलियत से वो काम करता है और 100% इन हाउस हमने डेवलप किया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स MFD की प्रोडक्टिविटी मेट्रिक्स के बारे में मुझे बातचीत करनी है। तो ये प्रोडक्टिविटी मेट्रिक्स कैसे ट्रेंड कर रहे हैं? आपने AI का जिक्र किया, इससे वॉलेट शेयर कितनी इम्प्रूव होगी आपके मुताबिक?
मैं समझता हूँ ये रूटीन एक्टिविटी के अंदर एडवाइज़र को बहुत ही हेल्प करेगा और प्रोडक्टिविटी का गेन मुझे लगता है अभी-अभी हमने लॉन्च किया है, तो बहुत प्रीमैच्योर है मुझे कहना कि ये एआई की यूज़ की वज़ह से प्रोडक्टिविटी में क्या ग्रोथ है, वो मुझे लगता है आने वाले 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब हम डेटा एनालाइज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा। बट एक बात बहुत क्लियर है, ये आपको हेल्प करता है आपके कस्टमर के डेटा को एनालाइज़ करके कैसे क्रॉस सेल किया जाए, कैसे एसआईपी स्लिपेज को रोका जाए, कैसे आई थिंक इमीडिएटली कस्टमर को मिलके उसको समझाया जाए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ओवरऑल डेफिनिटली इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट आएगा ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कमीशन रैशनलाइजेशन को लेकर ये डिस्कशन चल ही रही है। लेटेस्ट असेसमेंट कमीशंस की अगर हम देखें तो वो क्या आती हुई दिखाई दे रही है अगले 2 से 3 साल में? क्या लगता है आपको, कैसे ये पैन आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है? 2 तरीके से हमारे यील्ड के ऊपर प्रेशर आता है। एक तो रेगुलेटरी चेंज, अगर रेगुलेटर ने चेंज किया और उन्होंने टीआर स्ट्रक्चर कम कर दिया तो वो, और दूसरा जैसे-जैसे एयूएम बढ़ती जाती है, आई थिंक एवरी एडिशनल 5000 करोड़ के अंदर एएमसी का कमाना भी कुछ बेसिस पॉइंट से कम होता है और इसलिए नए बिज़नेस के अंदर वो हमारा टीआर थोड़ा-थोड़ा कट करते हैं और हमारी बुक के ऊपर भी रिप्राइसिंग होता है। तो ओवरऑल मैं आपको लास्ट कपल ऑफ साल की बात करूँ तो लास्ट 2-3 साल के अंदर मेरा एवरेज यील्ड धीरे-धीरे करके करीबन 2 से 3 बेसिस पॉइंट, 4 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। तो मेरा यील्ड करीबन 92 के आजू-बाजू चल रहा था 2-3 साल पहले। वो इस साल की शुरुआत में मेरा यील्ड था करीबन 90.5। इस साल की शुरुआत के अंदर ये जो 2 चेंजेस आए, एक तो आपके टीआर के अंदर, एक जो हमारा रेट जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था उसमें उन्होंने जीएसटी बाहर निकाल दिया और उससे मोटा-मोटी मैं समझता हूँ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को कोई फ़र्क नहीं है, हमको कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरा चेंज है आपका एग्ज़िट लोड का 5 पैसा सेबी ने निकाल दिया है। उसकी वजह से करीबन मेरा मेरा मानना है 1 से सवा पैसा मेरा यील्ड शायद कम होगा। तो ओवरऑल जो 90.5 का मेरा यील्ड था वो इस साल के अंदर हम लोग 89.5 का गाइडेंस दे रहे हैं। और आई थिंक अगर इसी तरीके से एयूएम का ग्रोथ आपका मार्क टू मार्केट की वजह से अगर आता रहा, तो आने वाले 2 साल के अंदर आप आई थिंक एक पैसा, आई थिंक आधा पैसा, पौना पैसे का प्रेशर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिख रहा है मुझे। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रेश एसआईपी रजिस्ट्रेशन में आपको कोई स्लो डाउन दिखाई दे रहा है? क्योंकि बाजार वॉलेटाइल है। अब अच्छी बात यह है कि फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो जस के तस बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप नहीं है जो मंथली आंकड़े आते हैं। बट फ्रेश एसआईपी रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या माहौल है? तो कविता जी 2 चीज़ों पे हम एसआईपी देखते हैं। एक तो हम नई एसआईपी कितनी लाते हैं और पुरानी एसआईपी हमारी मैच्योर कितनी हो रही है जो रिन्यूअल पे आती है। तो दोनों नंबर के अंदर अप्रैल, मई, जून का जो पीरियड है थोड़ा-सा हमें प्रेशर दिखा है। हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो महीने का एवरेज 40 करोड़ का नया एसआईपी लाते थे। सामने करीबन 20 से 22 करोड़ की एसआईपी बंद होती थी। तो हमारा 18 करोड़ का नेट एडिशन था एसआईपी के अंदर मंथ ऑन मंथ। तो लास्ट ईयर हमने करीबन आप समझ लीजिए रफली हमने 204 करोड़ का बुक ऐड किया था लास्ट ईयर के अंदर। ये नंबर इस साल के अंदर कम होकर करीबन 20 करोड़ पे आ चुका है, ये 3 महीने के अंदर। तो ये जो 40 करोड़ का हमारा नई एसआईपी का नंबर था, वो करीबन 35 करोड़ के ऊपर आया हुआ है और 20 करोड़ जो बंद हो रही थी, वो करीबन 28 करोड़ के ऊपर आई हुई है। तो दोनों जगह से थोड़ा-सा प्रेशर था। मेरा मानना है ये जो पॉजिटिव न्यूज़ आया हुआ है आपके जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के अंदर जो टेंशन रिसीड हो रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि और प्लस ये लास्ट 1 वीक के अंदर ही अब देखिए आई थिंक 15 दिन पहले अगर आप देखते तो 1 ईयर एसआईपी रिटर्न सिग्निफिकेंटली नेगेटिव चल रहा था। ये आज की तारीख में बता रहा हूँ तो 1 ईयर एसआईपी रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलरेडी 7-8% पॉजिटिव आ चुका है। तो ये जो भी थोड़े-थोड़े प्रेशर दिख रहे थे वो मुझे लगता है थोड़ा-थोड़ा कम होगा और रिटेल जो टिका हुआ है उसको इसका फायदा भी मिल रहा है बिकॉज़ मार्केट की रिकवरी का उनको फायदा मिल रहा है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिल रहा है। एसआईपी स्टॉपेजेस को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी एक फिगर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा बिकॉज़ कविता जी देखिए बेस भी बढ़ा है। आप समझिए 1 साल पहले मेरा जब बेस 900 करोड़ था, तो जैसे-जैसे एसआईपी 5 साल की किसी की 7 साल की है, किसी की 10 साल की है, तो मैं स्टॉपेज नहीं मान रहा हूँ, ऑटो मैच्योरिटी के नंबर धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। किसी ने 5 साल पहले एसआईपी चालू करी थी, वो अभी ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी पर है। तो आई थिंक 2 चीज़ें हैं, एक तो ऑटोमेटिक मैच्योरिटी का नंबर भी बढ़ रहा है और थोड़ा-सा बिकॉज़ रिटर्न नहीं था, तो मैच्योरिटी के ऊपर मैं किसी को जाके मिलता हूँ, कहता है अभी रुक जाओ यार, मार्केट ठीक-ठाक नहीं है। हम नई एसआईपी कुछ दिनों के बाद जब सेटल हो जाएगा तब करेंगे। तो ये सेंटीमेंट के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, इवन डिस्ट्रीब्यूटर भी सेंटीमेंट का पार्ट है। तो जैसे ही आपका सेंटीमेंट सेटल हो जाएगा, मेरा मानना है कि डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव सेंटीमेंट में चला जाएगा, क्लाइंट चला जाएगा। मेरा मानना है एफआई का आउटफ्लो भी धीरे-धीरे कम होगा। रिटेल जो
टिका रहा था उसको भी अच्छा लगेगा कि देखो मैं टिक गया, तो आई थिंक जो नहीं कमा रहा था वो भी मैं 8% 9% कैगर के अंदर आ गया हूँ। तो ओवरऑल आई थिंक दिस सिचुएशन विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द माइंड्स ऑफ एवरीबॉडी। हम्म। जो नया पैसा आ रहा है वो बाजार के किस मार्केट कैप में जा रहा है? I think 1/3 money is going into flexi cap, mid cap and small cap. I think large cap का allocation बहुत कम हो रहा है और I think the overall balance advantage और multi asset allocation ये दो कैटेगरी। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो 35 से 40% पैसा फ्लैक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जा रहा है और एसआईपी का मेरा बुक है उसमें ऑलमोस्ट 1/3 जो है मल्टी कैप, सॉरी मिड कैप और स्मॉल कैप में ही है। तो ओवरऑल 35 से 40% एक इन तीन कैटेगरी में और बाकी का 15% मेरा माने 15 से 20% बैलेंस एडवांटेज फंड और एसेट एलोकेशन के अंदर जा रहा है। ऑलराइट, लेकिन अब जैसे कि देखिए हम हमेशा बात कर रहे हैं एसआईपी निवेशकों की सराहना हो रही है लगातार उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो वो पैसे लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा मुझे ये बड़े और छोटे मझौले शहरों के लिहाज से भी ट्रेंड समझना है, क्योंकि आप इतनी मजबूती से पैन इंडिया में मौजूद हैं और मौजूदगी को आप बढ़ा भी रहे हैं अपनी। कहाँ किस तरीके का फ्लो आ रहा है? कविता जी, आज भी टॉप 30 सिटीज कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 65 to 68% ऑफ आवर फ्लोज, अगर मैं मेरी बात करूं तो। बट ये साल की शुरुआत के अंदर हम लोगों ने करीबन 35 ब्रांचें बढ़ाने का डिसीजन लिया था और ऑलमोस्ट 35 में से करीबन 30 ब्रांचें हम लोग बियॉन्ड 30 सिटीज के अंदर, मानी छोटे छोटे सिटीज के अंदर हम लोग जाने का सोचा हुआ है। तो हमारा मानना है कि जो भारत से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है वो आई थिंक धीरे धीरे ट्रेंड बहुत स्ट्रांग हो रहा है और इंक्रीमेंटली मेरा भी करीबन 35% एलोकेशन और नया पैसा बियॉन्ड 30 सिटीज आ रहा है। तो यहाँ पर एसआईपी का टिकट साइज क्या होगा, अगर आप उसके लिहाज से हमको बताएं? बिकॉज देखिए छोटू एसआईपी की भी शुरुआत हुई है, 100 रुपए से भी आप एसआईपी कर सकते हैं। हालांकि सभी एएमसीज ने अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन ये एक मैंडेट दे दिया गया है कि आप शुरू कीजिए एएमसीज को। तो एवरेज टिकट साइज क्या है एसआईपी का? तो अगर मैं मेरी बात करूं तो कविता जी, आज की तारीख में मेरी करीबन 40 लाख लाइव एसआईपीज है और हम लोग महीने का 1205 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। तो मेरा करीबन 3000 के आजू बाजू एंटायर बुक का एवरेज आया। ये एवरेज आज से 3 साल पहले करीबन 2500 रुपए का था। तो दो चीजें हैं, मेरी बुक 3000 की एवरेज के ऊपर है, नया पैसा जो आ रहा है करीबन 4000 या 3800 की एवरेज के आजू बाजू आ रहा है। तो धीरे धीरे लोगों का पार्टिसिपेशन एसआईपी के अंदर बढ़ तो रहा है, साथ में एवरेज टिकट साइज भी बढ़ रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ब्रॉड बेस हम देख रहे हैं कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। बट क्या ये इस वजह से भी है क्योंकि उन्हें गोल्ड का एक्सपोजर उसमें मिल रहा है? जब वो आपके पास आ रहे हैं, जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत हो रही है, तो आज की तारीख में कमाई उनका उद्देश्य है या रिस्क मिटिगेशन, स्टेबिलिटी उनका उद्देश्य है? कैसे समझाएंगे इन्वेस्टर्स के माइंडसेट को आप, संजय? आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर का मानना है कि इन्वेस्टर कविता जी डेफिनेटली रिटर्न तो मांगता ही मांगता है, बट अगर हम समझते हैं कि रिटर्न जो है वो अगर लोअर वॉलेटिलिटी के साथ अगर उसको मिलता है तो आई थिंक उसका मन कहीं ना कहीं विचलित नहीं होगा। और डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी ने 5 साल, 7 साल और 10 साल के अंदर आई थिंक करीबन इंडेक्स के जितना रिटर्न दिया हुआ है, जबकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट 50% लोअर है टू 100% इक्विटी फंड के सामने। तो बिकॉज वॉलेटिलिटी कम हो जाने की वजह से एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव रहता है। बिकॉज इन्वेस्टर जब आता है तो आप मानो ना मानो फाइनली तो हिस्टोरिकल रिटर्न को देख के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है और हिस्टोरिकल रिटर्न जब आपको मिलता नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट आती है। बट ओवरऑल ये जो डायनेमिक कैटेगरी है या मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी, जिसमें आपको अलग अलग एसेट क्लास होने की वजह से आई थिंक रिस्क लेवल भी और वॉलेटिलिटी लेवल भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है एंड दैट्स द रीजन ये कैटेगरी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। बिल्कुल। देखिए संजय, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप जैसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के चलते भी हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता बढ़ती हुई देख रहे हैं हमारे देश में। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि आज का निवेशक थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, ज़्यादा अवेयर है। डायरेक्ट स्कीम्स को लेकर जो ट्रेंड है उससे कितना कॉम्पिटिशन? देखिए, मैं समझता हूँ कि कविता जी डायरेक्ट स्कीम का कंपटीशन फ्रैंकली हम लोगों ने तो फेस नहीं किया हुआ है। लास्ट 12 महीने का अगर मैं मेरा डेटा देखूं जिसके अंदर मेरे यहाँ से कोई कस्टमर डायरेक्ट प्लान के अंदर स्विच करके चला गया हो और डायरेक्ट प्लान वाला कस्टमर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया हो क्योंकि उसको एडवाइस की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, तो आने वाले लोगों का नंबर ज्यादा है जाने वाले लोगों से। तो ये दिखाता है कि लोगों का आज भी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भरोसा है।
प्रॉब्लम एक ही है कि आज की तारीख में इंडस्ट्री में लोग ही नहीं है। पूरी इंडस्ट्री के पास करीबन 1,80,000 लोग हैं जो एडवाइजर को सर्विस कर सकते, इन्वेस्टर को सर्विस कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल आर सो लेस कि वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से लोगों ने डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू किया है। एक आई थिंक नंबर आप देखिएगा, अभी जो 5 साल के ऊपर की एसआईपी का नंबर अभी आप मार्च 25 और मार्च 26 के बीच में देखोगे, तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बीच के अंदर डायरेक्ट प्लान वाला नंबर करीबन 1/3 कम हो चुका है बिटवीन मार्च 25 मार्च 26। तो ये दिखाता है कि इन्वेस्ट अपने आप लंबे टाइम पे टिक नहीं पा रहा है, जबकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर लेड अगर वो एसआईपी होगी तो वहां पर वो स्लिपेज सिर्फ 3-4% है। तो दैट ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं रेगुलर प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर सही में वैल्यू एड करता है, वो आई थिंक उसको संभाल के रखता है मार्केट की वॉलेटिलिटी के अंदर। तो मेरा मानना है कि कंपटीशन है नहीं, हम अगर वो पर्टिकुलर सेगमेंट को कैप्चर नहीं पा रहे, उसका रीजन ये है कि हम लोग पहुंच नहीं पा रहे। एक आखिरी सवाल छोटा सा, अगर इक्विटी मार्केट फ्लैट रहते हैं 12 से 18 महीने, संजय जी, क्या आपको लगता है कि प्रूडेंट अभी भी 20% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर करा पाएगा? डिफिकल्ट टू गिव यू प्रोजेक्शन, बट मैंने आपको लास्ट ईयर का नंबर दिखाया, राइट, कि लास्ट ईयर इक्विटी मार्केट फ्लैट था, 2% ही रिटर्न दिया था, फिर भी हमारा नेट सेल्स 13.5% रहा था, हम लोग 14,000 करोड़ ला पाए थे थैंक्स टू रिटेल इन्वेस्टर्स, और मेरा 1,200 करोड़ का एसआईपी बुक है। तो मेरा मानना है, लास्ट हमने हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी हमने दिया हुआ है कि इफ यू लुक एट लास्ट रोलिंग 2-2, 3-3 साल का, मेरा कभी भी लास्ट 10 साल का डेटा देखोगे तो जितना मेरा एसआईपी बुक से कलेक्शन है उतना मेरा नेट सेल्स रहा है। अगर ये मैं मान के चलता हूं तो फ्लैट मार्केट में भी मैं एटलीस्ट 12-13% का नेट सेल्स कर पाऊंगा, जितना मेरे एम बढ़ना चाहिए। चलिए, इसी के लिए ढेरों शुभकामनाएं आपको, और हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके संजय, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में इतना ही।